थी था सिर्फ। टेस्ट वाले क्वेश्चन में क्या मसले मसाइल थे प्लीज। टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 रावी लिमिटेड क्वेश्चन आपके पास है। सब बच्चे टेस्ट का क्वेश्चन निकाल लें, जो मसला हो वो पूछ ले, फिर मैं एक दफा ही बताता हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी, लोएस्ट प्राइस मिनिमम प्राइस को कहते हैं। हाँ, लोएस्ट प्राइस का मतलब बिड प्राइस ही है, मिनिमम बिड प्राइस, मिनिमम विदाउट प्रॉफिट लेनी है। जब भी लोएस्ट या मिनिमम कह दे विदाउट प्रॉफिट ही लेनी है। कई दफा आप मिनिमम प्राइस भी कोड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। करते नहीं होते हम नॉर्मली, लेकिन कस्टमर फंसाना हो गए तो कर भी सकता है इदारा। तो बेटा जब भी मिनिमम प्राइस आ जाए, लोएस्ट प्राइस आ जाए, लोएस्ट बिड प्राइस आ जाए, हाँ उसमें आपने टोटल रेलेवेंट कॉस्ट लेनी है। लोएस्ट प्राइस आ जाए, लोएस्ट बिड प्राइस आ जाए, तो इसका मतलब मिनिमम प्राइस ही होता है। इनमें प्रॉफिट इग्नोर करना होता है। क्या लेना होता है? टोटल। जिसने प्रॉफिट ले लिया उसका तो एक नंबर गया इस सवाल में जी। और कोई मसला मसाइल? क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर कौन सा? 3। ਤੁਸੀਂ ਜੇ इंग्लिश ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ वही पूछ देखो। पॉइंट 3 और कोई मसला 1 में? क्वेश्चन नंबर 1 में कोई और मसला नहीं है? अच्छा, चलें क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएं जी। हम्म, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या मसला है जवानों? कॉस्ट पर यूनिट फॉर द, ठीक है। देखें जी, नहीं, पहले बैच में जो पहला एक यूनिट बनता है ये उसकी कॉस्ट है। तो अब आपने इससे तो तय नहीं करना कि बैच वाइज करना है कि यूनिट वाइज। बैच वाइज या यूनिट वाइज सॉल्व करने के लिए मैंने फिक्रा कोई और बताया था। लर्निंग विल अप्लाई अप टू फर्स्ट, कहां क्या लिखा हुआ है बताओ? क्या लिखा हुआ है? लर्निंग विल रिमेन इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट 6 बैचेस ओनली। तो ये सवाल बैच वाइज सॉल्व करना था। यूनिट वाइज जिसने किया गलत किया है। जो चीज भी पर यूनिट दिया उसको इनटू यूनिट्स करके बैच वाइज करें। आपने गलत फिक्रा उठाया है। जो फिक्रा असल में होता है वो ये है, लर्निंग कितने, हाँ अगर यहाँ पे लिखा होता लर्निंग विल इफेक्टिव फॉर फर्स्ट 3000 यूनिट्स तो फिर यूनिट वाइज सॉल्व होता। जी गलत हो गया है? नहीं, अब तो गलत हो गया सारा जी। सवाल नंबर 2 में रेलेवेंट कॉस्टिंग थी कि नहीं? सवाल नंबर 2 किए नहीं लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2 में रेलेवेंट कॉस्टिंग थी? नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि कहीं लिखा नहीं हुआ बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल। इसमें ये सवाल पास पेपर का है, मैंने दिखाया भी था क्लास में। 2019 का, नहीं 19 का, हाँ 2019 का क्वेश्चन 8, स्प्रिंग 2019 का क्वेश्चन 8। सेम सवाल हमने क्लास में आपको इसकी शक्ल भी दिखाई थी एक दफा। दिखाऊं आपको दोबारा? सिर्फ नाम चेंज किया है। वहां पे था, क्या नाम था वहां पे?
जैस्मीन लिमिटेड, और मैंने इसको करा दिया झेलम लिमिटेड। बाकी सवाल में सारा डेटा वही है। स्प्रिंग 19 क्वेश्चन 8 था, ये सवाल था जी। 10 नंबर का सवाल सी, असि तो फिर 11 नंबर दे के टाइम तुहानू देता है बोता है। ना चेंज किया क्या था नाम भी, तो नाम के चेंज करने से तुम्हारा टाइम बढ़ जाता है। तू लभदा रहे कि यार जासमीन होना चाहिए, जेलम किथों आ गया। यही सवाल था ये आई कैप का, स्प्रिंग 2019 का। मेरा ख्याल है सेम सवाल है, उन्होंने तो टाइम शाइम भी चेंज नहीं किया। हेलो, यही सवाल है, यही सारा सवाल है। ये आई कैप के पास पेपर का था जो मैंने टेस्ट में दिया है, यानी ये सवाल मेरा जाती क्रिएटेड। तो अगर ये किसी से गलत सॉल्व हुआ है तो आप समझ जाएं फिर जितनी गलतियां आपने की हैं वो, इसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग नहीं लगनी थी। ये सादा लर्निंग कर्व का सवाल था, विद कॉस्ट जमा प्रॉफिट सब कुछ लेना था इसमें। बस फिक्स कॉस्ट नहीं लेनी थी क्योंकि कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट नहीं आती। आपको पता है कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल माइनस, ठीक है, हम सबको पता है ना कंट्रीब्यूशन कैसे आता है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट नहीं होती कंट्रीब्यूशन में। और अगर मुझे सेल मालूम करनी हो, बिड अमाउंट ये मालूम करनी हो, तो वेरिएबल कॉस्ट उधर चली जाएगी, प्लस क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगना था इसमें। जिन्होंने फिक्स ले लिया उन्होंने गलत किया, एक पॉइंट गलत हो गया ना, एक पॉइंट हुआ है, सारा नहीं कहना। जो बच्चा सारा सोच रहा है वो सोच ही गलत रहा है। क्या कहते हैं, समझ आ रही है जी? तो कुछ नहीं होता, तुक्का लग गया तो लग गया, बट ठीक है। तो तुम सादे सादे मटीरियल लिख दिया करो, तानू की मसला है। जरूर तुमने रेलेवेंट लिखने में भी टाइम जाया करना है भाई, वो आपके लिए था। पेपर में सिंपल तुम डायरेक्ट मटेरियल लिखो बस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी ना लिखो पावे, रेलेवेंट कॉस्ट लिख के तुम 4 जगह लिख रहे हो तो 4 दफा लिख रहे हो ना पेंसिल पे इस्तेमाल। मिनट्स पे तो नहीं, लेकिन सेकंड्स पे इफेक्ट तो आ रहा है। सुई तो जा रही है ना, सुई तो चल रही है, सुई रुक तो नहीं रही। जब मैं 4 दफा रेलेवेंट लिखूंगा, 4 दफा 5 दफा कॉस्ट लिखूंगा, बाद तुम डायरेक्ट मटेरियल लिखो, आगे करी जाओ कैलकुलेशन। बाकी मैं तो ये जो रुपीज शुपीज ये वो लिखता हूँ, ये भी टाइम जाया कर रहे होते हैं वहाँ पेपर में, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, बट डायरेक्ट कैलकुलेटर से कितना कुछ थोड़ा शो किया, उसने 2 kg इंटू में लिखता हूँ 5000 यूनिट्स इंटू ये वाले रुपए। तो ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप छुपा सकते हैं, मतलब 2 इंटू 5000 इंटू 3000। अब ये 2 क्या चीज है, 2 kg है। ठीक है, लिख दोगे तो अपने लिए आसानी है। कई बच्चे बाद च लभ रहे होंगे यार 2 की थी भाई, तो उनके लिए जरूरी है कि वो फिर लिखे। मैं वही बचा था ना, मतलब मैं एक दफा 2 लिखा गया, मैंने याद ही नहीं रहना 2 की सी, फिर लब्ध रहा, तो मैं इसीलिए आदत पड़ी हुई है 2 के साथ केजी लाजमी लिखना है, रुपयों के साथ रुपी लाजमी लिखना है। मैंने लाजमी लिखना है कि यूनिट ले रहा हूँ कि बैचेस ले रहा हूँ, ताकि मैं दोबारा बाद में जाके खपने की जरूरत, टैली कर रहा हूँ दोबारा देख रहा हूँ तो मेरे टैली करते हुए मसला ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी की। ऐसे तुमसे कहना सारा हल कराओ, इसका जवाब दिया उन्होंने आपको, इसका जवाब देखें जाके, जो ना समझे कल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आज मैंने को बहुत ज्यादा काम नहीं कराया, दूसरी क्लास में भी टेस्ट से मुतल्लिक आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 में जरूर पूछना है जो बात समझ ना आए। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं बता देता हूँ आपको, पॉइंट नंबर कौन सा कहा आपने 1 में मसला है, पॉइंट नंबर 3। मैं जरा टेस्ट का क्वेश्चन कर लूँ डाउनलोड, और फिर यहाँ जरा क्वेश्चन सामने होगा जी। ये क्वेश्चन हमारा रूटीन का है, इसमें कोई बहुत मसाइल नहीं है। अच्छा चलो,
इधर नहीं आया तो इधर आ गया होगा। जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका पॉइंट नंबर नोट नंबर 3। ये एक स्टेटमेंट बना के दी हुई है, याद रखिएगा। जब भी रेलेवेंट कॉस्टिंग के सवाल में पहले से स्टेटमेंट बना के दी होगी, उसमें कोई गलतियां भी होंगी, आपने उसको 100% एक्यूरेट नहीं मानना, आपने अपने फॉर्मेट के मुताबिक उसको अपडेट करना है। तो किस बच्चे को लगता है कि ये पॉइंट मेरा बिल्कुल ठीक हुआ है कोई जवान जिसको अपने ऊपर एतमाद हो कि मुझे लगता है कि सर ये मेरा ठीक है? अच्छा, कौन है? आप हैं? जी, ये कोई मिस्टर रावी है, वो कोई कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है शायद, या उसको मिलने जा रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई बिल्डिंग का काम है जिसके लिए उन्होंने प्राइस कोड करनी है। उसके लिए कितने घंटे लगने हैं? 3200 घंटे स्किल्ड लेबर के लगने, जिसकी ये कॉस्ट है, और ये वाला नोट है जो नोट नंबर 3 इसके साथ अटैच है। घंटे तो गलत नहीं होंगे, लेकिन ये रेट पे हमें डाउट होता है, हम इस रेट को नहीं मानते। हम रेट अपनी रेलेवेंट कॉस्टिंग से तय करते हैं, और बल्कि ये टोटल कॉस्ट को भी अपनी रेलेवेंट कॉस्टिंग से तय करते हैं, लेकिन घंटों को हम सही मानते हैं कि घंटे तो इतने चाहिए, घंटे गलत नहीं होंगे। टोटल कितने घंटे रिक्वायर्ड है स्किल्ड लेबर के? 3200। जी बेटा, इसको एक्सप्लेन करो जरा, आप क्रक्स बताओ इसको पढ़ के एक दफा कि आपने इसका क्या किया था ट्रीटमेंट। है आपके पास सोल्यूशन अपना? मैंने कहा था अपने सोल्यूशन की पिक्चर ले लेते हैं। और यार तुम भी बड़े गोंगलू है गए, अपने सोल्यूशन की तो बंदा पिक्चर ले लेता है, मैंने क्या किया, ताकि प्रॉब्लम डिस्कशन में आसानी हो। चलो जी, इसको पढ़ के जरा मुझे इसके क्रक्स बताने हैं आपने। पढ़ लो, सारे पढ़ लो एक दफा। रावी का मतलब मिस्टर जो है, ये खुद भी तजर्बाकार आदमी है, ये भी किसी दौर में स्किल्ड लेबर गया है, स्किल्ड लेबर के तौर पे इसने काम किया है, मिस्टर रावी ने। पहले सिर्फ यहां तक पढ़ के बताओ क्या कह रहा है वो। जी, वो कह रहा है टोटल 3200 घंटे चाहिए, 30, उसमें से 800 घंटे तो वो खुद करने की उसकी नीयत है कि मैं काम ये मैं खुद करूंगा। इस कॉन्ट्रैक्ट पे कितने घंटे खुद काम करने की नीयत है? अच्छा, और बाकी 2400 घंटे के लिए मैं वर्कर कहाँ से हायर करूंगा? मार्केट से। और वो मार्केट का करंट रेट कितना है जी वर्कर का? तो इसका मतलब है ये बात तो तय हो गई कि 3200 घंटों में से, हाँ जी, 2400 घंटों की हायर होगी। और जब लेबर हायर होती है तो हम सबको पता है उस केस में जो रेलेवेंट कॉस्ट होती है वो हायरिंग कॉस्ट होती है। इस पे तो मेरा नहीं ख्याल, ये ठीक है, इन्होंने सही बताया है। हायरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? 12 रुपए पर आवर इंटू 2400 घंटे। ये तो सबका पॉइंट सही होना चाहिए, आधा तो सही होना चाहिए, ये तो सबने किया होना चाहिए सही जी। 28,800। ये तो आना है, ये रेलेवेंट है। बाकी 800 घंटे वो मिस्टर रावी खुद काम करना चाह रहा है। अच्छा जी। जी, अब आगे वो कहता है अगर रावी के पास ये वाला बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो इसके पास अदर अपॉर्चुनिटीज क्या थी वो बताइए। अगर ये वाला बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ना होता ना मिस्टर रावी के पास, जिसपे ये 800 लगाना चाह रहा है, इसके पास अदर अपॉर्चुनिटीज क्या थी वो बताई हुई है असल में आगे। किसने पूछा था ये पॉइंट? आपने पूछा था।
ये लाइन से आगे क्या शुरू हो रहा है, अगर रावी के पास ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ना होता जिसपे 3200 घंटे चाहिए और इसने 800 लगाने हैं, तो इसके पास अदर काम क्या थे, उन अदर कामों से कोई कॉस्ट या कोई बेनिफिट आना होगा और बेनिफिट फॉरगॉन होना होगा, बस ये है। ऐसा भी हो सकता है कि उन अदर कामों पे कॉस्ट लगनी हो और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो कॉस्ट क्या हो जाए, सेव हो जाए, या अदर कामों पे उसको कोई फायदा आना हो, अपॉर्चुनिटीज हो, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उनमें से जो बेस्ट फायदे वाली ऑप्शन है वो, हाँ हो सके, मुझे नहीं पता अभी, लेकिन वो कहानी कुछ इस तरह ही जा रही है। आगे वो कहता है इफ रावी डज नॉट अंडरटेक द बिल्डिंग वर्क फॉर दिस कस्टमर, ही कैन ईदर वर्क एज अ स्किल्ड वर्कर फॉर अदर बिल्डर्स एट अ रेट ऑफ रुपीज। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना आता तो ये अदर बिल्डर्स के लिए एज अ स्किल्ड लेबर काम करके कितनी कमाई कर सकता था, 12 रुपए पर आवर के हिसाब से अदर बिल्डर्स के लिए काम। तो मैं अभी फिलहाल इसको साइड पे रख रहा हूँ। उसके पास अदर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, किसके पास है ये अपॉर्चुनिटीज, मिस्टर रावी के पास अपॉर्चुनिटी नंबर 1 क्या है, वर्क फॉर अदर बिल्डर्स। खुद भी ये बिल्डर है, मतलब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन ये अदर बिल्डर्स के साथ काम कर सकता है एज स्किल्ड लेबर, और कितनी कमाई कर सकता है, 12 रुपए पर आवर इंटू 800 घंटे जो इस पे, तो 90, ये उसका बेनिफिट है, ये उसकी इनकम है जो वो सैलरी की मद में या कैश में कमा सकता है। बताएं जी, इसमें किसी को मसला, ठीक है। दूसरी ऑप्शन उसके पास क्या है, दूसरी अपॉर्चुनिटी उसके पास क्या है, मिस्टर रावी के पास क्या कहता है, मिस्टर रावी के पास अदर अपॉर्चुनिटी क्या है, और स्पेंड 800 आवर्स कंप्लीटिंग अर्जेंटली नीडेड रिपेयर टू हिज ओन हाउस। अपने घर में एक बड़ी अर्जेंट उसको मुरम्मत की जरूरत है, कहता है वो अपने घर की मुरम्मत कर सकता है। क्या कर सकता है, उस 800 घंटे में वो अपने घर की क्या कर सकता है। अच्छा, कहता है ही हैज रिसेंटली हैड अ कोटेशन ऑफ 12,000 फॉर लेबर टू रिपेयर हिज होम। इस लाइन का मतलब कई बच्चों को समझ नहीं आता। इसका मतलब यह है कि इसने ना बाजार से लोगों से पूछा था पाइना कम कर दे कितने पैसे लोगे, तो उन लोगों ने इसको क्या कोटेशन दी है कि यानी अगर ये बाजार से काम कराए अपने घर की जो भी मुरम्मत शरम्मत का, तो इसको बाजार में 12,000 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर ये अपने घर की मुरम्मत खुद कर ले तो फिर वो 12,000 रुपए जो है वो अपने घर की मुरम्मत कराने के बाजार से नहीं कराएगा। तो इसका मतलब है अपना घर जब वो खुद मुरम्मत करेगा तो उसको कितनी सेविंग इन एक्सटर्नल कॉस्ट होगी, मतलब जो बाहर वालों को पैसे देने थे वो नहीं ना देने पड़ेंगे, वो कितने पैसे बचेंगे। यानी वो अपने घर की मुरम्मत करे तो 12,000 की सेविंग है। अगर वो अपने घर की मुरम्मत ना करे बल्कि किसी और बिल्डर के लिए काम करे तो 9600 की इनकम है। दोनों में से उसके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी कौन सी है। और अगर वो ये 12,000 वाली अपॉर्चुनिटी को छोड़ के इस कॉन्ट्रैक्ट पे जो ये वाला कस्टमर आया हुआ है इस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे 800 घंटे लगा दे, तो ये जो बेनिफिट ऑफ बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये फॉरगॉन हो जाएगा। इसको क्या लेनी पड़ेगी मिस्टर रावी को, इस कस्टमर के लिए काम करने की इसको फेस करनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि होगी सेविंग, जो सोचे बैठा है वो सेविंग फॉरगॉन। तो ठीक है, देखिए हो गया। नहीं, अपने ही कॉस्ट नहीं ले रहा वो, बाहर वालों को जो पैसे देने थे वो बच रहे हैं भाई, अपने पैसे कहाँ पे वो काउंट कर रहा है। जी, अगर वो, हाँ मिस्टर रावी अगर किसी और के लिए काम करे तो ये उसकी जेब में इतने पैसे कैश में आएंगे, और अगर वो अपने घर पे काम करे तो अपने आप को पैसे नहीं दे रहा,
बाहर वाले को जो पैसे देने थे वो बच रहे हैं, अपने आप को ना समझे पैसे दे रहा है। उसको कोटेशन बाहर से मिली थी कि भाई मेरा काम कर दो, मैं भी मिस्त्री मजदूर है लेकिन मेरे को टाइम नहीं है कि मेरा काम कर दो, ताड़ी मेहरबानी है। क्या कहते हैं, मैं टीचर हूँ लेकिन मेरे पास बच्चे पढ़ाने के लिए टाइम नहीं है, मैं अपने बच्चे वास्ते एक और टीचर रख लेना कि यार आ जाना मेरे बच्चे को दूजी गया तो ये को चौथी च हूँ मैं एक तरफ सीए ਨੂੰ पढ़ा रहा ਤੇ घर जाके चौथी वाला बच्चा मैथ करा रहा है, मैं तो चिंडा मार मार के और बच्चे ही फड़का देना है। क्यों? लेवल उसका नीचे आ गया ना। मैं अपना लेवल कैसे इतना नीचे लेके जाऊं माइंड का। उसको तो प्लस माइनस के बेचारे को सवाल नहीं आते होंगे बच्चे को। नहीं समझ आई? तो या तो आप बहुत तजर्बाकार है तो आपको दूसरों से सेम काम के लिए सर्विस लेनी पड़ती है क्योंकि वो थोड़ा हल्का काम है। नहीं समझ आई? तो मुझे वो किसी 12 ने कह पाया ना बच्चे पढ़वाने चाहिए तो 12,000 रुपये दे दो फी बच्चा, मैं कहना छड़ दे यार मैं आप ही करा दूंगा, चंडा नहीं मारांगा। ठीक है जी, क्या कहते हैं, समझ आ गई? मिसाल दी है जी। कोई सवाल हो और किसी बच्चे का? जी बच्ची हो कोई सवाल हो? नहीं सवाल पूछती नहीं लेकिन पेपर भी मुकम्मल नहीं करती। किया है पूरा, हो गया है, दूसरा वाला नहीं हुआ। ये जो पहला सवाल है ये एसीसी का है, बस इसमें इंग्लिश ही थी और कुछ नहीं था। ये कि जिसका गलत हुआ है तो उसकी रीडिंग कमजोर है। आपको उसकी शक्ल से अंदाजा हो जाना चाहिए, एडी इंग्लिश तो नहीं, लेकिन आई कैब ने अब देना शुरू कर दी है वैसे, लेकिन ये एसीसी का सवाल है जी। इसके पार्ट बी की थ्योरी क्या थी? थ्योरी हाँ जी, प्रैक्टिस पे मिनिमम प्राइस क्यों नहीं यूज की जाती? क्योंकि इदारे की कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ कमाऊं, अपने प्रॉफिट कमाऊं। प्रॉफिट ही ऑब्जेक्टिव है ना हर इदारे का। हर इदारे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहे हैं और वो आपके बिजनेस के रिसोर्सेज भी यूज कर रहा है, टाइम भी यूज कर रहा है और वहां से आ भी कुछ नहीं रहा, तो लॉन्ग रन में फिर आपको से या तो बहुत ज्यादा एडवांटेजेस आने वाले की उम्मीद है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको बहुत सब्सटेंशियल एडवांटेज आने की उम्मीद भी कोई नहीं है, वो कस्टमर का रिपीटिंग ऑर्डर भी कोई नहीं है, तो फिर मिनिमम प्राइस को एक्चुअली यूज नहीं किया जाता क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है। और हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है वी वांट टू अर्न प्रॉफिट। Every business organization is established with the objective of earning profit. In minimum price, we only consider the relevant cost and ignoring the profit element. तो इदारा अपने ऑब्जेक्टिव से कितनी देर हटेगा? प्रॉफिट कमाना मकसद है ना, ये है। बाकी अब आप इंग्लिश जितनी मर्जी पढ़ लें जी। चलें जी आगे, और कोई सवाल? चलो, अब आपको जो होमवर्क दिया था सबने किया है होमवर्क? कौन सा क्वेश्चन दिया था? पहले तो आओ वो वाला सियाब लिमिटेड, 3 सवाल थे होमवर्क, मैसेज आया था कल। तो सियाब इसीलिए किया था ताकि आप छुट्टी छुट्टी ना कर लें और आपको ये ना हो कि सर ने तो कोई काम ही नहीं दिया। तो सियाब लिमिटेड का क्वेश्चन मैंने लिख के कराना नहीं, लेकिन मैंने प्रॉब्लम बतानी है। तो सियाब लिमिटेड का क्वेश्चन आप लोगों ने, बल्कि मैं वो पिछले पेज पे आता हूँ जहां मैंने क्वेश्चन रीड किया था। हाँ भाई जवानों, इस क्वेश्चन में मसाइल होंगे। 7th पॉइंट पे मसला है, ये लिखा हुआ 7th पॉइंट, ये लो, ये किया हुआ मैंने। 7वां पॉइंट ये ले, हेलो दूसरी क्लास कराया, देखो समझ आता है। उसने कहा था, अब सवाल आप सामने रखे क्योंकि मुझे दोबारा इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। उसने कहा था कोई सपोर्ट की सहूलत है ऑनलाइन काम के लिए, एडिशनल स्टाफ हायर किया जा सकता है 2 लाख रुपए पर मंथ पे, नए हायर हो सकता है 2 लाख रुपए। तो 2 लाख इंटू 12 किया तो साल का कितना खर्चा हो गया? नए दूसरी ऑप्शन ये है कि आप नए स्टाफ कम रखें और अपने पुराने स्टाफ को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दें। यानी एक केस ये है कि पूरा नया स्टाफ रख लें एडिशनल सपोर्ट के लिए, और दूसरी ऑप्शन ये है कि नया स्टाफ थोड़ा कम रखें, किनको जिम्मेदारी दे दें। अब पुराने स्टाफ को जिम्मेदारी देने से पहले तो जो नया स्टाफ रख रहे हैं वो पहले के मुकाबले में क्या रख रहे हैं? कम रख रहे हैं, और आपको जितनी कॉस्ट आपको पूरे स्टाफ के रखने की पड़ेगी इस केस में 80% खर्चा रह जाएगा आपका, रिड्यूस टू लिखा हुआ 80%। यानी आप जितना सारा नए स्टाफ का खर्चा पे करते हैं उसका 80%, रिड्यूस बाय नहीं लिखा हुआ, रिड्यूस टू लिखा हुआ है।
तो अब आपको खर्चे को खर्चे से कंपेयर करना है, तो आपको 24 लाख का 80% खर्चा पड़ेगा इस केस में, यानी ये 20% कम पड़ेगा ना। तो आपने खर्चे को खर्चे से कंपेयर करना है, इसीलिए यहाँ पूरी कॉस्ट ली या 80% कॉस्ट ली। अभी कंपैरिजन हो रहा है, अभी इसमें से कोई एक रकम ऊपर जानी है। जी जनाब। आगे वो कहता है जब आप एग्जिस्टिंग स्टाफ को इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप उनको ओवर टाइम पे करेंगे, लेकिन पैसे ओवर टाइम के नहीं दिए। उसने कहा है ऑनलाइन वाले केस में आपकी जितनी वेरिएबल कॉस्ट आप दे चुके ऊपर आ गई हुई है, उस वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर आपको 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि ओवर टाइम पेमेंट है। तो ऑनलाइन वाले केस में जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो 8 रुपए है। कितनी है? सोल्यूशन में भी नजर आ रही होगी। उसका 10% देना है। 110 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये 8 रुपए जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो हम ले चुके हैं, ऊपर ऊपर नाम लिख चुके हैं, वेरिएबल सेलिंग 8 रुपए। 10% ओवर टाइम प्रीमियम है। कितना? ऊपर ओवर टाइम पेमेंट, ठीक है। 110 नहीं लेना, ये 10% ओवर टाइम प्रीमियम नहीं है, ओवर टाइम पेमेंट है पूरी। ये ना वो 110 ले लें, 8 का 10%। इसके आगे ओवर टाइम प्रीमियम तो नहीं लिखा हुआ, तो ओवर टाइम पेमेंट है, तो इसमें जितना एक्स्ट्रा देना है, जितना बेसिक बुसिक देना है इस टाइम वो दे दिया, सब कुछ है। तो 8 रुपए इंटू 10% करोगे तो 0.8 आ जाएगा ओवर टाइम की पे, मल्टीप्लाइड बाई 1.65। ये 8 कहां से आया? किस चीज को 10% का है उसने? हाँ, तो इसको बुलेट नंबर 6 से लिंक होगा। जी, बुलेट नंबर 6 में देखें, सुन लें, हाई लो लगाया था हमने। हाई लो में हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी 40 रुपए पर यूनिट, और एक्सपोर्ट के केस में ये 40 ही रहेगी। ऑनलाइन के केस में उसने कहा था ये 80% कम हो जाएगी, ये रिड्यूस 80 कम होने के बाद बाकी कितनी बची? हाँ, तो अब ये देख लें, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट जो आप ले चुके हुए हैं पहले, मैंने जब एक्सपोर्ट वाला सिचुएशन सॉल्व किया तो उसमें मैंने ली वेरिएबल सेलिंग 40 रुपए पर यूनिट इंटू 1,50,000, तो वो 6 मिलियन आ गया। जब मैं ऑनलाइन वाले केस में आया तो मैंने 40 रुपए में कमी की, तो 40 रुपए का सिर्फ 20% मुझे सेव हो गई। मैंने आपको उस दिन बताया था या सेविंग लिख लेते हैं, या सेविंग नहीं लिखनी तो जितना खर्चा है वो लिख लेते हैं। तो हमें 20% खर्चा पड़ेगा। ये 8 रुपए पर यूनिट है, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस इंटू 1,00,000, और शटडाउन के केस में या डिसकंटिन्यू में तो डैश। ये जो 8 रुपए ना, इसका 10% उसने कहा है। आपने देखा ही नहीं। असल में मसला क्या होता है, आप परसेंटेज के आगे वाली इंग्लिश पढ़ते ही नहीं, कि वो परसेंटेज बेस किस पे कर रही है, 10% किस चीज का बढ़ाया है। 10% ऑफ, ऑन, ऑफ, टू, ये इंग्लिश पढ़ा करो ना बेटा। तो उसने क्या लिखा था? ऑन लिखा था, ऑफ लिखा था, क्या लिखा था? लेकिन पीछे लिखा होगा, कहता है, हाँ ये लिखा तो हुआ है, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस 10% इंक्रीज करेंगे। तो इसका मतलब होता है वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस का 10% बढ़ेगा, लिखा तो हुआ है ये। अब मैंने इंक्रीज पोर्शन क्यों लिया है? जो ओरिजिनल पुराना पोर्शन था 8 रुपए का, वो मैं अलहदा आइटम के तौर पे ले चुका हूँ पहले। कुछ बच्चे ये करना चाहते हैं कि 8 रुपए सर इसमें 10% जमा करें क्योंकि उसने इंक्रीज किया है। तो अगर आप ऐसे भी करना चाहते हैं तो वो चल जाएगा, लेकिन मैंने ये 8 रुपए अलहदा ले लिया हुआ है। कहाँ लिया हुआ है? अगर मैं आपको सोल्यूशन का टेबल दिखाऊं तो सोल्यूशन के टेबल में देखें 8 रुपए हम पहले ले चुके हुए हैं। आइए जरा वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस में सोल्यूशन पे, ये देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस। ये 6,000 कहाँ से आया? 40 रुपए इंटू 1.5 लाख। ये मैंने कैलकुलेशन शो नहीं की हुई। 40 रुपए कहाँ से आया था? हाईलो से, इंटू 1.5 लाख यूनिट। अगली दफा ये 8 रुपए कहाँ से आया? 40 रुपए में कमी की, 80% कमी हो गई, सिर्फ 20% खर्चा देना पड़ेगा ऑनलाइन में वेरिएबल। तो 8 रुपए इंटू 1 लाख,
65। अब ये जब मैं 8 रुपए लिख चुका हूँ, इसका मतलब है मैं 100% वेरिएबल सेलिंग लिख चुका हूँ। अब इसमें इजाफा हो सकता है, वो नीचे वाले पॉइंट की वजह से जो इजाफा है वो नीचे मैंने ले लिया है, वो इसके अंदर आ चुका है। ये जो 2052 नहीं है, इसके अंदर वो 10% आएगा। अब ये 2052 कहां से आया है? ये आया है 24 लाख इंटू 80%, 24 लाख इंटू प्लस, हाँ 8 रुपए, ये 13,20,000 का 10%। नहीं समझ आई? ये 2052 ये निकाला हुआ मैंने जरा इसको ऐसे लिख के निकाला है, वहां लिखा नहीं हुआ, एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, डायरेक्ट कर दिया ये देखो 24 लाख का 80% देना है 12 लाख, और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ओवर टाइम की पेमेंट कितनी करनी है? 8 रुपए इंटू 10% इंटू 1,65,000, 1,32,000 एडिशनल पेमेंट करनी है। आप टोटल पेमेंट कितनी पड़ेगी इदारे को? 20,52,000, जो कि इससे कम है। आप क्या करना चाह रहे हैं, जो आपके दिमाग में है वो मुझे बताएं, ताकि मैं आपकी गलती पकड़ूं, अगर किसी को मसला है तो। ये रकम टैली नहीं हो रही थी, कैसे निकली हुई है? ये लिख लो ना नीचे, उसके सोल्यूशन के नीचे लिख लो कि ये एडिशनल सपोर्ट स्टाफ की कॉस्ट कैसे आई। वैसे तो ये पेज अपलोड हो जाएगा जी। कौन सा? अच्छा, एडिशनल बेनिफिट लिखा हुआ है। उन्नीस बीस होता है, ये एक 9 उड़ गया यहाँ से। 19,20,000, 12 लाख नहीं, 19,20, मेरा ख्याल है 19,20,000 है। या 16,20,000 ना हो, चेक कर लेना जरा। जमा 1,32,000। अब बच्चे पूछते हैं सर इस सवाल में सारे में हम अप्रोच कौन सी फॉलो कर रहे हैं? एक आधी जगह मेरे से 2 नंबर ही होगी, अदरवाइज सारे सवाल में मैं सेविंग्स नहीं लिख रहा, एक्सपेंसेस लिखी जा रहा हूँ। बस वो एक आधी जगह शायद मैंने कोई सेविंग लिख दी हो, मेरा नहीं ख्याल। मैंने सारे खर्चे ही लिखे हैं। जो खर्चा सेव होके आ रहा है मैं उसको कम करके लिख रहा हूँ, बाकी जो कम करने के बाद वाली अमाउंट है वो लिख रहा हूँ। अगर 80% कम हो रहा है तो मैं 80% नहीं लिख रहा, मैं कितना लिख रहा हूँ? जो रिमेनिंग 20% रह गया। अगर वो 10% बढ़ रहा है तो मैं, अगर मैं ऊपर पहले लिख चुका हूँ 100% 8 रुपए, तो मैं उसका 10% वाला पोर्शन भी लिख रहा हूँ। जी जनाब, चलें जी। अच्छा, वो साहब कहते हैं सर ये बताएं ये कैसे आया जवाब? ये वैसे निकालना जरूरी नहीं था जो मैंने निकाला हुआ है, लेकिन वो आई कैप से जवाब टैली कराना मकसद होता है। आई कैप के जवाब ये हैं जो ये मैंने नीचे लिखे हुए हैं। ये 961। तो बच्चे परेशान होते हैं कि ये कैसे आ गया, वहां पे आई कैप के जवाब में। सर आपके तो जवाब फर्क है, असल में मेरा तरीका ही फर्क है, लेकिन जवाब वही आया आई कैप के मुताबिक। सुन ले गौर से। कंपनी प्रेजेंटली क्या कर रही थी? एक्सपोर्ट छोड़ के कंपनी या तो ऑनलाइन पे जा सकती है, ये केस हो गया, या दूसरे केस में कंपनी एक्सपोर्ट छोड़ के एंटायरली डिसकंटिन्यू कर सकती है। अब जो सीएफओ का प्रपोजल था ना, वो यही था कि पाइन एक्सपोर्ट छो ते बंद करो। सेल डायरेक्टर का क्या प्रपोजल था कि एक्सपोर्ट को छोड़ के, यानी आप प्रेजेंट से प्रपोज पे जाते हैं, किससे जाते हैं? प्रेजेंट से प्रपोज। तो अब आप ये देखें, यहाँ पे 18,50,000 का लॉस है अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये आंसर है ना। और अगर आप लोकल ऑनलाइन पे जाते हैं, ये करंट था मेरा ख्याल है,
अगर आप लोकल पे जाते हैं तो आपका लॉस देखो बढ़ गया, तो यहां से यहां तक लॉस में कितना चेंज आया, तो लॉस कम होने के बजाय उल्टा लॉस क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसमें जितना लॉस में इजाफा हुआ वो मैंने लिख दिया। उसके बाद एक्सपोर्ट को छोड़ के अगर हम डिसकंटिन्यू करते हैं, तो एक्सपोर्ट को छोड़ के अगर आप देखें तो तब आपका लॉस जीरो पे चला गया। जीरो का मतलब है नो प्रॉफिट, लेकिन लॉस तो कवर हुआ है ना 1850 का, यानी चलाएं तो 1850 का लॉस है, बंद करें तो 1850 का लॉस बचत होगी। इसका मतलब है बंद करने में 1850 का फायदा है, यानी जो लॉस होना था रेलेवेंट कॉस्टिंग की बेस पे वो लॉस नहीं हो रहा। तो एक्चुअली प्रेजेंट सिचुएशन का लॉस प्रॉफिट लोकल ऑनलाइन के साथ, यानी किसको किससे कंपेयर किया मैंने, हाँ जी, एक्सपोर्ट से अगर हम किस पे जाएं, लोकल ऑनलाइन पे, तो 1850 के लॉस से लॉस चेंज होकर हो गया 2811, तो लॉस में 961 का इंक्रीज आया। और अगर हम एक्सपोर्ट को छोड़ के, ये इस तरह मैंने किया है, अगर हम एक्सपोर्ट को छोड़ के उस पर चले जाएं, क्या कहते हैं उसको, डिसकंटिन्यू, तो 1850 का जो प्रेजेंट लॉस था रेलेवेंट कॉस्टिंग पे वो जीरो पे होगा। जीरो का मतलब है वो लॉस सेव हो गया ना बेटा, तभी आप जीरो पे आए हैं। की कहते हो, ये यहां से आया, पता चला एडिशनल बेनिफिट। आई कैप ने अपने आंसर में ये लिखे हुए हैं, मुझे नहीं लिख रहा, मुझे जरूरत ही नहीं थी ये, मैंने तो आपके लिए लिखा है, मैं तो इसको करता ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं था कभी। वो तो बच्चा मेरे पास जवाब लेकर आया, सर मुझे ये टैली करके दिखाए, तो मैं कहा अच्छा चल ठीक है तेन दस देना आया कि नहीं। फिर वो मैंने लिखना शुरू कर दिया नीचे। बच्चे पूछते हैं ना, आई कैप के भी सोल्यूशन कई बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो मेरे सोल्यूशन नहीं लिया किसी ने, या कभी माजी में किसी टीचर से पढ़ा था, वो बाद में आ गया, वो कहता है मुझे तो ये बताए कैसे आया, आपके वाला जवाब और उनका मैच नहीं कर रहा। बिल्कुल मेरा और आई कैप का मेथड मैच नहीं करेगा, लेकिन आंसर मैच करेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ आंसर ना भी मैच करे दवा मारो, आंसर मैच करना इतने लंबे सवाल में कई दफा पॉसिबल होता ही नहीं, मैच ही नहीं होता, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। मसलन यहाँ तो मुझे आप बता रहे होते हैं कि सर ये लिखा हुआ है ये, बाकी अगर मैं भी पेपर में बैठूं तो मैं भी को कॉन्सेप्चुअल एरर शायद ना करूं, जिधर मैंने सिफर लिखने में एक सिफर ज्यादा लिख जाऊं जल्दबाजी में, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कॉन्सेप्चुअल एरर कम, बट कॉम्प्यूटेशनल मैथमेटिकल एरर हम टीचर भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लास में बच्चे करा रहे होते हैं ना कैलकुलेशन, तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। वाइस वर्सा अगर हम खुद बैठ के करें तो हमारी कॉम्प्यूटेशनल एक्यूरेसी कम होगी, कॉन्सेप्चुअल एक्यूरेसी ठीक होगी जी। और कोई सवाल पूछना हो इसमें सवाल में, ठीक है। अब आ जाए पिंक लिमिटेड का सवाल, पिंक लिमिटेड वाला। पिंक लिमिटेड का कौन सी अटेम्प्ट का सवाल है, वो भी पास पेपर का सवाल है, मैंने बताया था शायद 2005 का। जी, उम्मीद है आपने ये सवाल पढ़ा होगा और आपको अब याद होने के करीब होगा जितनी दफा पढ़ा होगा। अगर आपने, आपको याद नहीं हुआ, इसका मतलब है आपने सही नहीं पढ़ा। इस वक्त तक आप इतनी दफा पढ़ चुके होते कि ये आपको इसका डेटा रट्टा लगा होता। जी, आप इस सवाल को इतनी दफा पढ़ चुके होते कि आपको इसका रट्टा लग गया होता। जी, ये भी आई कैप का सवाल है, मेरा ख्याल है स्प्रिंग 2005 पास पेपर का सवाल है। लेकिन ये हमारा जो क्वेश्चन है, अब ये है तो डिसीजन मेकिंग का, कितने प्रपोजल है इसमें, और ये वो आम रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल नहीं है, उसमें तो ऑर्डर का डेटा होता है,
इस पे आप अगर अपने वो रूल्स जो आपने रेलेवेंट कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल के, रेलेवेंट कॉस्टिंग ऑफ लेबर के, रेलेवेंट कॉस्टिंग ऑफ ओवरहेड्स के जबरदस्ती लगाने की कोशिश करेंगे तो वो स्टोरी सवाल की वो नहीं है। जो बच्चा इस सवाल को करने से पहले कुछ 6 दफा रेलेवेंट कॉस्टिंग के रूल कर ले वो फिर फ्लॉप है बेचारा। इसमें रीडिंग काम आएगी, या आपकी जर्नल रेलेवेंट कॉस्टिंग लगाना चाहें तो लगा दें कि फ्यूचर की कॉस्ट कैश वाली और जो ड्यू टू डिसीजन चेंजेस रेलेवेंट हो। अदरवाइज इस सवाल को, इस तरह के सवाल को करने के लिए जिसमें आपको मैं बता दूं ये कोई टॉपिक ही नहीं है, कहीं से भी कोई कहानी पकड़ के आपको कोई भी फैसला दिया जा सकता है। इसको मैंने नाम दिया टॉपिक बदोबदी। इसको मैंने टॉपिक का नाम दिया कि ये हमारे कौन से डिसीजन है, जर्नल डिसीजन, जिन पे एक्चुअली रेलेवेंट कॉस्टिंग वाली वो जो मैंने रेलेवेंट इनकम, रेलेवेंट एक्सपेंसेस वाले टेबल नहीं कराए अभी तक। अभी तक आपको पता है मैंने कौन कौन सा डिसीजन कराया? एक तो मैंने रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर कराया था स्पेशल ऑर्डर करना चाहिए कि, फिर मिनिमम प्राइस कराइए, वो ठीक है, उसमें डाटा ऑर्डर का ही होता है। उसके बाद मैंने कराया आउटसोर्सिंग डिसीजन। वहां कहानी सारे सवालों की एक जैसी होती है आउटसोर्सिंग की। उसके बाद मैंने करवाया एक शट डाउन कराया, कंटिन्यू करें या डिसकंटिन्यू करें। उसके सवाल अभी मुकम्मल नहीं हुए, अभी उसके मुकम्मल नहीं हुए, अभी मैंने करवाना है उसका सवाल। लेकिन ये पिंक लिमिटेड वाला आपको क्योंकि असाइनमेंट दिया हुआ था, होमवर्क था, तो मैंने कहा इस पे बात कर लूं। तो शट डाउन का एक सवाल और कराना है मैंने, ठीक है। अच्छा, तो ये जो सवाल होता है जिसके लिए कहीं से भी कोई स्टोरी बना देता है, ये पहले मैं करवाता था, फिर उसके बाद आई कैब ने जब सिलेबस चेंज किया था पुराना तो फिर ये उड़ा दिया उन्होंने। अब फिर दोबारा आई कैब ने अपनी किताब में भी ऐड कर दिया है, और लास्ट 2 अटेम्प्ट में भी ये आ चुका है इस तरह का सवाल। इसमें होता क्या है कि आई कैप कोई भी स्टोरी बना सकता है, कुछ भी कह सकता है। आपने बस इस सवाल को 2 कॉलम में लेके चलना होता है, अंडर प्रेजेंट सिचुएशन और अंडर प्रपोज सिचुएशन। इनकम और एक्सपेंसेस आपने लिखने अंडर प्रेजेंट सिचुएशन और अंडर, और जो जवाब आएंगे उनका चेंज निकाल लेना है। जो जवाब आएगा उसका क्या निकाल लेना है। अब अगर आपका जवाब जो था मिसाल के तौर पर करंट सिचुएशन में भी सारी कॉस्ट दी हुई थी, प्रपोज सिचुएशन में भी सारा डाटा किसका दिया हुआ था, तो करंट कॉस्ट आई है 2 लाख, प्रपोज सिचुएशन में टोटल कॉस्ट आई है 2.5 लाख। तो 50,000 से कॉस्ट बढ़ने का मतलब है आपका ये लॉस होगा, आपकी रेलेवेंट बेनिफिट नहीं है, ये रेलेवेंट क्या है, कॉस्ट, या नेट चेंज नेगेटिव है। नेगेटिव में आ जाए तो मतलब वो नहीं है आपके लिए फायदेमंद। समझ आ रही है? अगर करंट कॉस्ट 2 लाख हो और प्रपोज सिचुएशन में कॉस्ट 180 हो, कितनी हो, यानी करंट सिचुएशन में, ये सवाल ये जो होता है इसकी अप्रोच ये होती है, करंट सिचुएशन में फिगर्स लिखो, मिसाल के तौर पर सारी ये कॉस्ट थी। प्रपोज सिचुएशन में लिखो अगर ये 180 हो, वर्किंग कर लो कोई मसला नहीं, तो कितना चेंज आया, 20,000 का चेंज, और ये सेविंग है, वो पॉजिटिव लिखेंगे सेविंग। और अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाती, ऐसा भी हो सकता है कि सवाल में सेल भी हो, को वेरिएबल कॉस्ट भी हो, सब कुछ लेस करके यहाँ को प्रॉफिट आ रहा हो। करंट सिचुएशन में प्रॉफिट है 2,50,000 और नई सिचुएशन में प्रॉफिट है 3 लाख, तो चेंज, ओ लॉस नहीं ये प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, जी जी जी, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट या एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ऊपर सेविंग नीचे, ठीक है। समझ आई कि ये सवाल कैसे करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल। इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन इसके अंदर एक लेआउट जेन में बना लें, करंट सिचुएशन में कॉस्ट या बेनिफिट, प्रपोज सिचुएशन में कॉस्ट बेनिफिट, अगर प्रपोज, और बाद में उन दोनों के जो आंसर आएंगे उनका क्या ले लेना है, चेंज। अगर चेंज बेनिफिट है तो एक्सेप्ट होगा, चेंज कॉस्ट है नेगेटिव में आ रहा है
तो वो डिसीजन एक्सेप्ट नहीं होगा। लास्ट टाइम कैसे सवाल आया, बल्कि लास्ट टाइम उससे लास्ट टाइम भैया आई कि आपकी किताब में वहां पे टॉपिक कुछ और है। वो कहता है कंपनी अपने वर्कर की वेजेस चेंज कर रही है, रेट भी चेंज कर रही है, बोनस भी दे रही है, चेंज कर रही है, ओवर टाइम का रेट भी चेंज कर रही है, जिससे ये सारी चेंजेस आ रही है। बताओ कंपनी अपना वेजेस प्लान चेंज करे या ना करे। अब ये कोई टॉपिक ही नहीं है वेजेस प्लान का चेंज, कि इदारा अपना वेजेस प्लान रिवाइज करे या, तो आपने 2 दफा सॉल्व करना था सवाल। प्रेजेंट जो वेजेस प्लान है उसके तहत वेजेस कॉस्ट, प्रपोज्ड प्लान के तहत वेजेस कॉस्ट, और फिर देख लेना था वेजेस कॉस्ट बढ़ी है कि कम हुई है। ये भी एक डिसीजन मेकिंग है, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग वाले टॉपिक में नहीं है, ये जर्नल डिसीजन मेकिंग है। इसको क्या बोलते हैं? और ये किसी भी किताब में कहीं पे भी कोई चैप्टर नहीं है। वो आई कैप और इंडियन किताबों में पाया जाता है कि वो आपसे कहता है भाई डिसीजन मेकिंग ऐसे भी हो सकती है, कि रेलेवेंट कॉस्टिंग के रूल ना भी आते हो किसी बच्चे को, असल में वो आपको सिखाना चाह रहे हैं कि रेलेवेंट कॉस्टिंग के रूल के बगैर भी डिसीजन मेकिंग हो सकती है। लेकिन उसके लिए फिर आपको 2 टेबल बनाने पड़ते हैं, करंट अलहदा, प्रपोज्ड अलहदा। हम जो रेलेवेंट कॉस्टिंग का टेबल बना रहे होते हैं वो एक होता है, और वो चेंजेस से बनता है। चेंज कितना है, सिर्फ चेंजेस, बाकी वर्किंग में कर लो। आप वैसे भी कर सकते हैं, ये सब कुछ उठा के वर्किंग में ले जाओ और सिर्फ टेबल में जाके चेंजेस लिख दो, कोई मसला नहीं, नंबर तो नहीं कटेंगे। क्या कहते हैं? लेकिन इसमें अगर आप सारा वो मेरे नोट्स वाला नॉलेज ढूंढेंगे ना, कि सारे के सारे रूल, इसमें रूल तो आ नहीं आ रहे, वाकई नहीं आ रहे। इसमें रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन, उसी वक्त बैठ के प्लान करना है कि भाई मुझे इसमें से क्या क्या उठाना है। अब इसमें से सवाल को, इसमें तो 3 प्रपोजल है, तो आपको पैरा तोड़ने पड़ेंगे। कोई बता सकता है कितने पर 3? पहला प्रपोजल क्या है भाई इस सवाल का, पिंक लिमिटेड का? पहले प्रपोजल का क्या नाम है? सादा जबान से 10 पाए। हाँ, असल में क्या है, ये इदारा ना को लड़कियों की कोई डॉल टॉय टाइप, गुड़िया टाइप ही लग रही है कोई, वो टॉय बना के बेचता है। इनकी प्रोडक्ट का क्या नाम है? सॉफ्ट टॉय। क्या नाम है? सॉफ्ट टॉय। और उसकी करंट सेल कितने यूनिट्स है? मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताते जाओ। करंट सेल कितने यूनिट्स की है? 3 लाख यूनिट सॉफ्ट टॉय के बिक रहे करंटली। अब ये चाह रहे हैं को पैसे बचाए जाए, कुछ किए जाए, तो ये टॉय के जो बाहर वो टॉय को कपड़े पहनाए होते हैं उन्होंने, उसमें कोई डेकोरेटिव सी स्टिचिंग वगैरह थी, जिससे जो खिलौना था वो बड़ा शाइनिंग, चमकदार, बच्चे पसंद करते थे। ये कहते हैं वो बड़ी महंगी पड़ रही है, डेकोरेटिव स्टिचिंग उड़ा दो। एलिमिनेट का मतलब क्या है? खत्म। मसलन कोई गोटा कनारी लगा होगा खिलौने पे, वो उड़ा दी उन्होंने, हैं? कोई स्टाइलिश स्कर्ट वगैरह इस तरह के कोई कपड़े कुपड़े बनाए होंगे गुड़िया को, वो भी उन्होंने सादे करते ने, हैं? तो वो कोई ना कोई चेंज कर रहे हैं। तो डेकोरेटिव स्टिचिंग एलिमिनेट करने से क्या हो रहा है? 10% सेल वॉल्यूम गिर रहा है। जो आपके 3 लाख सॉफ्टवेयर बिक रहे थे, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये नीचे बुलेट नंबर 4 और 5 में। ये बुलेट नंबर 4 और 5 जो है, ये प्रपोजल 1 के साथ अटैच है। जो ये पढ़ के सारा आप करेंगे तो पहला प्रपोजल इनसे हल होगा। दूसरा प्रपोजल जो है वो प्लास्टिक आई वाला, वो पैराग्राफ नंबर ये इससे हल हो जाएगा। और ये दोनों जो हैं, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? प्रिपेयर एन एनालिसिस विच शोज एस्टिमेटेड इफेक्ट ऑन, कहता है बताओ एनुअल प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा, या एनुअल प्रॉफिट बढ़ेगा अगर पॉजिटिव में आंसर आया, अगर नेगेटिव में आंसर आए तो एनुअल प्रॉफिट क्या होता है? आपका आंसर केस में आना है। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो एनुअल प्रॉफिट बढ़ता है, नेट रिजल्ट। अगर नेट रिजल्ट नेगेटिव आ जाए तो एनुअल प्रॉफिट क्या होता है? इफ ऑल 3 प्रपोजल्स आर, अगर तीनों प्रपोजल को इकट्ठा क्या किया जाए। लेकिन कहता है आपने एनालिसिस जो करना है वो इकट्ठे का भी करना है और अलग-अलग का भी करना है, कि अगर अलग-अलग इम्प्लीमेंट करें। कहता है एंड विच इनेबल मैनेजमेंट टू इवैल्यूएट ईच प्रपोजल। आपने ऐसे एनालिसिस करना है कि मैनेजमेंट इकट्ठों की भी डिसीजन मेकिंग कर सके
और अलग-अलग की भी क्या कर सके कि कौन सा प्रपोजल लगाना है और कौन सा प्रपोजल नहीं लगाना। तो मैं ऑल की कर दूंगा, इंडिविजुअल की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आगे वो कहता है हाँ जी, कौन सा प्रपोजल पहले करना है कौन सा बाद में। वो कहता है प्लास्टिक आई वाला। और 3 प्रपोजल क्या थे, पहला ये था उस गुड़िया से डेकोरेटिव स्टिचिंग उड़ा दें। गुड़िया में कोई शीशे की आंखें लगती थी, ग्लास आईज, उनको प्लास्टिक आई से रिप्लेस करें। अब ये सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आंखें कितनी लगती है गुड़िया पे, वो आपने ज्यूम करना है कि एक गुड़िया पे 2 आंखें लगेंगी, ना 1 ना 4, ठीक है ना 1। कुछ बच्चे एक एज्यूम कर लेते हैं कि एक गुड़िया पर 1 आंख लगेगी, तो ऐसी गुड़िया कोई नहीं होती जिसको बच्चा देख के कहे अम्मी आपकी तो 2 आंखें हैं, मेरी गुड़िया की क्यों 1 है। तो नॉर्मली खिलौने रियलिटी के करीब बनाए जाते हैं ताकि उस बच्ची को पता। गुड़िया क्यों देते हैं उसको, क्योंकि खातून है वो, तो गुड़िया से उसके अंदर वो जो मदर बनना है कल उसने उसकी ट्रेनिंग है समझ लो, वो अपनी गुड्डी ਨੂੰ चुक चुक के फिर दी है ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਂਦੀ ये दोनों। तो ये इसके लिए उसने सवाल है, ये नहीं समझना कि 4 आंखें हो। जिसने गुड़िया की 4 आंखें ले ली वो भी गोगलू बच्चा है, कॉमन सेंस का फुकदान है। और जिसने एक कान जाल वाली गुड़िया ले ली वो भी गोगलू बच्चा है, कॉमन सेंस का फुकदान है। इसने एक आंख ली, आपने लिया है नहीं, 2 आईज। आप समझ आ गई ये क्यों 2 लेनी है। हाँ, अल्लाह ने तकरीबन सब चीजों को 2-2 आंखें दी हैं, चाहे वो गाय है, चाहे बकरा है, चाहे कुक्कड़ है, चाहे वो इंसान है, 2 आंखें दी है ना। तो इसीलिए कॉमन सेंस ये कहती है ऑब्जर्वेशन के 2 आंखें होती हैं हर चीज की। अब आप अगर बच्चे को 1 आंख वाला खिलौना देंगे वो कहेगा नहीं मैंने तो नहीं लेना ये तो लगता ही नहीं अच्छा था। अच्छा चलें, कहता है आपने कौन सा प्रपोजल किसके बाद करना है, एलिमिनेशन ऑफ वाले के बाद आपने करना है इन दोनों को, यानी एलिमिनेशन वाला पहले करना है। उसकी क्या वजह वो भी बता देता हूं। जब आप डेकोरेटिव स्टिचिंग एलिमिनेट कर रहे हैं ना तो उससे सेल वॉल्यूम क्या हो रहा है, बाकी प्रपोजल से अगर सेल वॉल्यूम कम होगा तो उससे आगे और कम होगा। मतलब अगर 3 लाख से 270 पे आया है तो प्रपोजल नंबर 2 से अगर कम हुआ है ना तो 270 से और कम होगा। मतलब अगर मैं कह दूं 10,000 और कम हो रहा है, मिसाल दे रहा हूं, तो प्रपोजल 2 में पता है क्या यूनिट लिए जाएंगे, 270 करंट सिचुएशन में, हालांकि ऊपर 3 लाख थे। तो पहले प्रपोजल के इंप्लीमेंट होने के बाद 3 लाख से 270, दूसरे प्रपोजल के बाद 270 से 260 अगर 10,000 कमी हो, और तीसरे में अगर 5,000 कम हो रहे हैं तो 260 से 255, वापस 3 पे नहीं ले जाना यूनिट्स को। यूनिट्स को वापस 3 पे क्यों नहीं लेके जाना, क्योंकि हर प्रपोजल का इम्पैक्ट अगले प्रपोजल पे भी आएगा जब इस तरह सीक्वेंस में हो। तो अगर उसने ये ना कहा होता कि पहले इस प्रपोजल को करना है फिर इसको करना है फिर इसका मतलब था सारे इकट्ठे ही लगा रहे हैं। अब यहाँ पे सीक्वेंस बताने का क्या मकसद है कि पहला प्रपोजल इंप्लीमेंट होगा जिसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, फिर दूसरा इंप्लीमेंट होगा उसके भी वॉल्यूम के कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं, फिर तीसरे वाला होगा, लेकिन दूसरे तीसरे से शायद वॉल्यूम के कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। अब सवाल में क्या लिखा हुआ है, डेकोरेटिव स्टिचिंग को कम करने से खिलौने की अपील और खूबसूरती कम होगी, जिससे आपकी सेल में कितनी कमी आएगी। अभी सेल इस वक्त कितने यूनिट्स की है, तो बाद में इसकी वजह से 270 हो जाएगी। कहता है लेकिन आइस के चेंज करने से और फिलिंग मटेरियल से एडवर्सली वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं आएगा। यानी 3 से 270 पे आ गई, आगे 270 ही चल रही है। और स्टिचिंग मटेरियल के एलिमिनेट करने से हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो एक टॉय पे कितनी कम होगी। हाँ, तो ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट पर टॉय है ये फिर हम एज्यूम करेंगे ये वेरिएबल कॉस्ट है। पर टॉय पर यूनिट पे जो दी हुई है अगर वो कम हो रही है तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, कम होगी। करंट सेल इतनी दी है, फिक्स कॉस्ट जो अपोर्शन है जो कि रेलेवेंट नहीं होती तो वो 45 लाख है। उसने आपको नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। हमारी डिसीजन मेकिंग में नेट प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं होता, कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, ये पॉइंट था। हमारी डिसीजन मेकिंग प्रॉफिट पे नहीं चलती, किस पे चलती है, ये धोखा है।
आइंदा के लिए याद रखो, भावे रेलेवेंट कॉस्टिंग वाली डिसीजन मेकिंग हो गई, भावे ये वाली जर्नल, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है, और वॉल्यूम के कम ज्यादा होने से कंट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है, ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी, दोबारा बताता हूं। अगर मैं आपसे को वैसे ही बता रहा हूं, मिसाल के तौर पर 3 लाख खिलौने हो, 3 लाख यूनिट्स, और अगर सेल प्राइस 50 रुपए हो, वेरिएबल कॉस्ट में भी 3 लाख यूनिट्स इंटू 40 रुपए अगर हो पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। माइनस इसमें से क्या होती है, अगर वॉल्यूम ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, इससे कंट्रीब्यूशन तक इफेक्ट आता है। फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है। नहीं समझ आई, वॉल्यूम के चेंज होने से, अगर मैं कहूँ वॉल्यूम 10% कम हो रहा है, तो फिर पता क्या होगा, 270 इंटू 50, मिसाल के तौर पर प्राइस चेंज नहीं कर रहा, 270 इंटू, तो किस में चेंज आएगी, 10% अगर वॉल्यूम कम हुआ है ना, तो इसका मतलब है 10% कॉन्ट्रीब्यूशन ने लाजमी कम होना है। नहीं समझ आई, फिक्स कॉस्ट उतनी ही आनी है। फिक्स कॉस्ट तो मार्जिनल कॉस्टिंग में वॉल्यूम पे डिपेंड, मार्जिनल कॉस्टिंग से होती है ना डिसीजन मेकिंग, की कहते हो, समझ आई। जिस बच्चे ने प्रॉफिट लेके सॉल्व किया है वो अपने हिसाब से तो सही कर रहा है, लेकिन लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड रीडिंग, आइंदा हम याद रखना है, प्रॉफिट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। अगर प्रॉफिट दिया हो तो प्रॉफिट से कंट्रीब्यूशन पे जाना पड़ेगा। प्रॉफिट से किस पे जाना पड़ेगा, कैसे जाना है प्रॉफिट से कंट्रीब्यूशन पे, फिक्स कॉस्ट जो लेस हुई हुई है उसमें, उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। नहीं समझ आई, चलो आगे की कहता है, ले जी, मैं अब इस पूरे सवाल को, मैं इसका ढांचा बना रहा हूं, आप मेरे साथ ढांचा बना ले जरा पहले। हाँ जी, पहला प्रपोजल, प्रपोजल 1, एलिमिनेशन ऑफ डेकोरेटिव स्टिचिंग, एलिमिनेशन ऑफ डेकोरेटिव स्टिचिंग। क्या हेडिंग देंगे, करंट सिचुएशन, और दूसरी हेडिंग क्या देंगे, प्रपोज्ड सिचुएशन, और आगे लिख देंगे चेंज। तो पैराग्राफ नंबर 4 और 5 को पढ़ के, जो आज जब आप नतीजे पे पहुंचेंगे तो आप कहेंगे जी इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन का डेटा हम लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसका, और पर यूनिट पे नहीं, टोटल में, इधर भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन लिखेंगे, टोटल इधर भी, लेकिन पहले केस में 3 लाख यूनिट्स का लेंगे, और दूसरे केस में 2,70,000 यूनिट्स का। जी, ये प्रपोजल 1 होगा। अच्छा, प्रपोजल 2, चेंज ऑफ आइज,
जी करंट सिचुएशन में कौन सी आइस थी? ग्लास वाली। और अगली सिचुएशन में प्लास्टिक आइस। जब आप वो वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे ना तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि उधर तो आइस की कॉस्ट ही दी हुई है, बाकी तो डाटा ही कोई नहीं है। तो वहां सिर्फ एक लाइन में एक आइटम आएगा, कॉस्ट ऑफ आइस, टोटल कॉस्ट ऑफ आइस। ये पर यूनिट पे नहीं कर रहे, टोटल में करना है। हमारी प्रोडक्ट का क्या नाम है? और उसमें जो ये आंखें लग रही हैं, ये रॉ मटेरियल है असल में। आंखें जो लग रही है ना खिलौने में, वो एक्चुअली क्या चीज है? तो रॉ मटेरियल का जो आपको फॉर्मूला नहीं आता, चैप्टर 1 में पढ़ा था, रॉ मटेरियल की प्राइस इनटू रॉ मटेरियल की क्वांटिटी पर यूनिट, या दो आंखें होंगी पर यूनिट, इनटू प्रोडक्शन। लेकिन कुछ आंखें जाया भी होती हैं लगाने के दौरान ना, शीशे की आंखें टूट जाती थी और प्लास्टिक की आंखें डैमेज हो जाती हैं। तो वो मटेरियल के लॉस वाला पॉइंट एक्स रख के, ये जैसे भी आप करना चाहें, लॉस का भी ट्रीटमेंट करना है। ग्लास वाली आई शायद कम जाया होती थी और वो वाली ज्यादा जाया हो रही हैं, या जो भी है। लॉस का इम्पैक्ट आता है ना हमें, लॉस का इम्पैक्ट किस पे आएगा? जहां दो आंखें लगनी थी, जाया होने से शायद दो, सवा दो या ढाई आंखें लगन, या तीन भी लग सकती है। मतलब एक आंख लगाने के प्रोसेस में ही जाया हो जाएगी और आप लगाएंगे नहीं उसको, वो फेंक देंगे। आप खिलौने में लगा रहे हैं ना, आंख वही लगानी है जो नहीं थे कानी नहीं तुसी हो। आंख हो तो सही लेकिन पता ना लगता हुआ आंखेगी। तो ये बातें आपको क्यों समझा रहा हूं? ताकि आपको पता चल जाए यहाँ पे टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी। उसने कहा था 30 रुपए, नहीं 30 रुपए नहीं, 40 रुपए की 100 आंखें आती हैं। 40 रुपए पर 1000 आईज का मतलब है एक आंख कितने की होगी? 40 तकसीम 100 करके। हाँ, और हर खिलौने पे दो आंखें लगनी है, इनटू यूनिट्स। और फिर वेस्टेज का इम्पैक्ट जितना भी बनता है, वैसे वो क्वांटिटी भी होता है वेस्टेज का इम्पैक्ट। और दूसरे केस में जो प्लास्टिक की आई है, 30 रुपए की 100 आंखें आनी है। तो 30 रुपए डिवाइडेड बाय 100 करो तो एक आंख की जो प्राइस है, इनटू नंबर ऑफ आंखें, कितनी आंखें लगनी है? दो। दो वेस्टेज को भी शामिल करें फिर उसके बाद इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। अच्छा, प्रोडक्शन यूनिट कितने काउंट करूंगा? यहाँ पे भी 270 लेने पे मजबूर हूं और यहाँ पे भी 270, क्योंकि इनकी वजह से वॉल्यूम चेंज। अगर आपने इधर 3 लाख ले लिया ना और इधर 270, तो इसका मतलब पता है क्या होगा? कि आंखें चेंज करने की वजह से भी 30,000 का वॉल्यूम, यानी पहला प्रपोजल इंप्लीमेंट हुआ, सेल कम होके दोबारा बढ़ गई। दोबारा नहीं बढ़ती होती सेल, उससे आगे कम होगी या उसी लेवल पे क्या रहेगी? कांस्टेंट। और ये एक ही प्रोडक्ट पे दोनों तीनों प्रपोजल लगाए जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे आपने जो वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना होगा वो 3 लाख और 270 नहीं करना। 3 लाख और 270 क्यों नहीं करना? अगर आपने 3 लाख और 270 किया तो कॉस्ट में वॉल्यूम से भी चेंज आ जाएगा, और वॉल्यूम तो इसमें चेंज ही नहीं हो रहा उसने कहा है। या दोनों कॉलम में 3 लाख लो, या दोनों कॉलम में क्या लो? 270। आपको मेरी बात जरा समझ शायद ना आ रही हो। हमारा करंट वॉल्यूम कितना है? पहला प्रपोजल लगाने से कितना वॉल्यूम कम हुआ? 10% कम हुआ। तो वॉल्यूम किस पर आ जाएगा? और प्रपोजल 1 का सीक्वेंस उसने बताया, मैं नहीं बता रहा। इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि वॉल्यूम 270 है। जब आप प्रपोजल 2 लगाएंगे 1 के बाद, तो वॉल्यूम कहां से काउंट होगा? 270 से काउंट होगा ना, 300 से तो नहीं होगा। तो अब उसने बताया कितना कम हुआ है? 5%, 4% कुछ। अगर नहीं बताया हुआ, इसका मतलब है ये बाद में भी वॉल्यूम कितना होगा? 270 यूनिट्स। ये समझ आई? इस तरह लिखने का क्या फायदा है? प्रपोजल 1 के इम्प्लीमेंट होने के बाद किसके ये होगा? प्रपोजल 2 के लिए जो वॉल्यूम बेस है वो 3 लाख नहीं है,
270 हो सकता था, वो कहता कम होगा 5%, फिर मैं पता किसको कम करता। हाँ, एक ही तो प्रोडक्ट पे सारे प्रपोजल, और सीक्वेंस बताने का मकसद ही यही था कि आप वॉल्यूम को दोबारा 3 लाख पे ना ले जाएं। अब मुझे बताओ प्रपोजल 3 के लिए कितना वॉल्यूम काउंट होगा? 3 लाख नहीं, उसने कहा था इन सब में वॉल्यूम ने कम। तो पहले प्रपोजल के लिए ये वॉल्यूम रेलेवेंट है, दूसरे प्रपोजल के लिए ये वॉल्यूम रेलेवेंट है, करंट और प्रपोज्ड तीसरे के लिए। अगर ऐसी कोई सीक्वेंस वाली बात ना होती, बल्कि ऑल थ्री प्रपोजल्स इम्प्लीमेंटेड साइमल्टेनियसली होते बगैर किसी सीक्वेंस के। अब यहाँ पे सीक्वेंस मजबूरी है, सीक्वेंस ना होता ना तो मैंने बस 3 लाख लेके करंट सिचुएशन 3 लाख और सारे प्रपोजल मर्ज मुर्ज करके कोई सीक्वेंस फोकस अडॉप्ट नहीं करना था। करंट में 3 लाख ले लेने थे, प्रपोज में कितने ले लेने थे? 270। फिर मैं एज्यूम करता सारों से 30,000 का इम्पैक्ट आ रहा, और वो किसी एक से नहीं आ रहा, सबकी वजह से आ रहा है। ठीक है। अच्छा, पता नहीं अब आपको ये मेरी बातें समझ आ गई हैं कि नहीं समझ आई, वॉल्यूम वाली बात। बाकी ये एक्चुअली मटेरियल कॉस्ट ही निकालनी है आपने, ग्लास आइस की कॉस्ट और किसकी कॉस्ट, या तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तीसरा प्रपोजल क्या था? तीसरा प्रपोजल ये था कि ये ना, वो जो गुड़िया थी उसको अंदर से फिल करते थे, और फिल करने के लिए जो मटेरियल होता था वो कोई सिंथेटिक मटेरियल होता था। अब ये क्या कर रहे हैं, जिस कपड़े की गुड़िया बननी है ना, उसी कपड़े की कतरे काटते हैं ते उधर टेढ़े च पा देते हैं उसके अंदर, गुड़िया को गुड़िया की शेप देने के लिए जो अंदर जैसे फोम के अंदर भरते हैं ना, वो सोफे के अंदर पता नहीं कौन कौन सी कतरें भरी होती हैं, वो इतना मोटा सोफा आपका बना होता है, तो उसके अंदर सारा वो फिलिंग मटेरियल कहते हैं उसको, सारा फोम थोड़ी होता है। फोम से नीचे सारी गंदी मंदी कतरे सी भरी होती है उन्होंने सोफे के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? फिलिंग। इसी तरह बच्चों के खिलौनों के अंदर भी फोम भी होता है और साथ को इस तरह के कपड़ा धागा जिसका वो कपड़ा का बना हुआ है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है? चेंज ऑफ फिलिंग मटेरियल। तो पहले जो आपका मटेरियल इस्तेमाल होता था उसका नाम था सिंथेटिक, सिंथेटिक फैब्रिक था शायद, और अब क्या है? स्क्रैप फैब्रिक, वो जो बचा हुआ फैब्रिक है हम वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो पहले वाली टोटल कॉस्ट क्या थी? उसने बताया था कि 1,600 रुपए पर टन है, और एक टन में 2,000 खिलौने बनते हैं। पता नहीं अब 3 लाख खिलौने बनाने में कितना लगेगा, वो निकाल लेना। और ओ सॉरी 270, 3 लाख नहीं, 270 और 270, मैं भी 3 लाख कह रहा हूँ। तो ये कॉस्ट निकाल लेना, निकलनी एक एक आइटम ही है। अब ये आंसर आएंगे, या ये पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में, मुझे नहीं पता क्या आता है। ये प्लस माइनस करोगे तो ये इंडिविजुअल डिसीजन आप ले सकते हैं, और इस सबको तीनों को प्लस माइनस करने से तीनों डिसीजन को कंबाइंड बेसिस पर अगर इवैल्यूएट करना हो। हाँ भाई ठीक है। तो मेरा ख्याल है आइटम तो 3 ही आई, सिर्फ 3 आइटम आई है, तीनों पर एक एक आइटम एक एक प्रपोजल में कंट्रीब्यूशन, क्योंकि बाकियों में कहीं बेनिफिट नहीं था, सारा डेटा किसका दिया हुआ है? कॉस्ट का। कंट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ आइस और कॉस्ट ऑफ फिलिंग मटेरियल, ये लिखते जाए और इनका चेंज निकालते जाए। जरा मुझे बताओ पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना है करंट, चलो निकालो जरा, जल्दी से निकालो। करंट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? ये लड़कियों आपने कर लिया था? करंट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मुझे बताओ, ये बुलेट नंबर 5 को पढ़ के। और बाद में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा अगर 6 रुपए कॉस्ट कम हो जाए तो?
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कोई बता सके मुझे कितना आता है? जी देखें जी, हमें पता है कि कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट माइनस की जाए तो वो नेट प्रॉफिट पर यूनिट आता है। उसने दिया हुआ है ना नेट प्रॉफिट। और ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आता है, इसके पीछे भी फॉर्मूला होता है, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस, फिलहाल अभी इसको जरा साइड पे रखें। तो नेट प्रॉफिट पर यूनिट कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 30 रुपीज पर यूनिट। 30 रुपीज पर यूनिट। अच्छा, फिक्स कॉस्ट टोटल में दी हुई थी, हालांकि वो एलोकेटेड अपोर्शन वाली रेलेवेंट खुद तो नहीं होती, लेकिन कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें रिवर्स करना है इसको। बाकी मैं लिखूंगा कहीं नहीं टेबल में, क्योंकि ये अगर आप इस कॉलम में भी लिखेंगे या इधर भी लिखेंगे तो फिक्स कॉस्ट अपोर्शन वाली सेम रहती है। जी जनाब, बताएं जी। तो कितनी थी जी? ये 45 लाख थी। ये करंट फिक्स कॉस्ट है डिवाइडेड बाय करंट यूनिट्स, तो 15 आता है। ये निकालना है हमने, और ये करंट निकलेगा अभी। करंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ये 15 है, ये 30 है, तो रीअरेंज करके क्या आ जाएगा? 45 रुपीज। क्या कहते हो, आगे? हमने वैसे लेकिन ऊपर टोटल कंट्रीब्यूशन लिखना है यहाँ पे, तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने में कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। 45 रुपीज पर यूनिट इंटू 3 लाख यूनिट्स करें तो ये आपका टोटल कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। अभी कौन सी सिचुएशन कर रहे हैं? करंट। करंट फर्स्ट प्रपोजल में, वो भी करंट। 13,50,000 ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। 13,50,000 ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है कि नहीं? नए केस में क्या होगा, ये यूनिट 3 लाख की बजाय 270 हो जाएंगे, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चेंज करें, 6 नहीं। उसने कहा था आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट है पर यूनिट वो 6 रुपए से क्या होगी? बेटा देखें, ये मैंने अभी बताया था कि कंट्रीब्यूशन के पीछे फॉर्मूला होता है सेल प्राइस माइनस, अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है तो उसकी वजह से आपका कल को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे क्या इफेक्ट आएगा, ये नहीं चेंज किया उसने, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कम किया। मुझे बताओ कि अगर आपकी सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ये रकम चेंज ना और मैं कहूँ ये कम हो गई है, तो इससे इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? कितने से? 6 रुपए से। यानी जो आपका पहले 45 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है पर यूनिट, अब वो कितना हो जाएगा? 51 रुपया हो जाना है। कितना हो जाना है? 51 इंटू 2,70,000 यूनिट्स। 51 इंटू 270, क्या ये समझ आइए? 51 कहां से आया? पुराना वाला पर यूनिट को चेंज करना है, टोटल को नहीं चेंज करना, पर यूनिट को चेंज करना है, इंटू यूनिट भी तो चेंज हो रहे हैं।
तो 51 इंटू 270 क्या आता है? तो ये तो बढ़ गया टोटल कंट्रीब्यूशन पहले से। कितना बढ़ा है? है जी? है टोटल कंट्रीब्यूशन में कितना इजाफा है इसका? चेंज निकाले, 270 आता है। इसका यार चेंज निकालो भाई, तुम्हारी मेहरबानी। है 13500। अच्छा मैंने कम लिखा है, 135000000। ये मैं अब 270 आता है, इजाफा है। हम्म। आइस की कॉस्ट कोई निकाल सकता है? जरा मुझे बता सकता है? निकाल लिया है? नहीं, घर से निकाल के लाए हुए हो? 1 मिनट। 40 रुपए की 100 आंखें थी, 2 आंखें लगनी है, लेकिन कुछ जाया भी होनी है। चलो मैं, जाया कितनी होनी है? तो वो एक्स वगैरह रख के 100/95। इंटू 270 यूनिट्स। 3 लाख नहीं लिखते? हेलो जी। 227, इतना ही बस? अगला क्या है? तो ये भी कम हो गई है, ये कॉस्ट है। सेविंग है। अब तो कर ही लेंगे, हूं तो तुझे छाप ही लेना है। अप्रोच जो पता चल गई है। एक्चुअली अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू टैकल द क्वेश्चन। अच्छा। है भी किसी ने कटिया है तो सौखा है। 270 यूनिट्स के बेस पे निकालना है। 216, 2, हाँ माइनस में। यानी ये वाला प्रपोजल इम्प्लीमेंट, अगर एक एक को देखें तो ये नहीं करना चाहिए। एम प्लस माइनस करो तो ओवरऑल देख लो, पॉजिटिव ही होना है। हाँ जी ठीक है। अब फाइनल अखवा भी दियो, जेडे घर बैठे ने उन्होंने कहना है सर पता नहीं कि कड़ी जाते ने, एक बच्चा कर दसी जा रहा है। ये वाला 216 कैसे आया? नहीं, पहले 1600 रुपए पर टन था, जिसमें 2000 टॉयज बनने थे, इंटू 270 टॉयज के यूनिट्स। और अगली दफा 1 रुपए की कटिंग कॉस्ट है पर टॉय फिलिंग मटेरियल की। ऐसे था। इसमें तो मेरा ख्याल है 40 की जगह 30 आ जाएगा।
2 की जगह 2 आंखें ही आएगी, 100/90 होगा शायद वेस्टेज का नंबर। चलो दूसरी यहाँ पे मुकम्मल करना है। मेरा नहीं ख्याल किसी का सारा सही हुआ हो, लेकिन अगर आपका ये ठीक हो गए एक एक पॉइंट, तो कितने मार्क्स का था सवाल टोटल? हाँ, तो जिसका ये तकरीबन ये मेरे हिसाब से इसके 5 नंबर हैं, तो बाकी इसके 3 नंबर हैं, 3 नंबर। कंट्रीब्यूशन के भी नंबर है ना, वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के। ये जो टॉपिक है, ये कोई टॉपिक नहीं है, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, ये मैंने रखा है नाम, यानी जिस फैसले ਤੁਹਾਨੂੰ पता न लगे केड़े चैप्टर तो आया है, तो बदो बदी पा दो जर्नल डिसीजन। ये भी वैसे ही होना है, सन फैशन भी, ये भी वैसे ही करंट और प्रपोज में है। कर लेंगे अब तो कर ही लेना सबने क्योंकि अब आपको अप्रोच पता चल गई है। चले नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे आगे। वैसे मैंने शट डाउन का सवाल कराना है कल, आप जाके वो दोबारा सन फैशन वाला कीजिएगा, वो क्लास में नहीं होगा, उसकी रिकॉर्डिंग दे देंगे आपको। सन फैशन वाला नहीं है जो दूसरा, उसके सिर्फ यूनिट्स का मसला है ज्यादा, शायद मैं यूनिट्स कल बता दूं। ठीक है, कल मैंने कौन सा सवाल करवाना है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ शट डाउन मैंने करवाना है। क्वेश्चन 3 ऑफ शट डाउन आप घर से करके लाएं। आज का होमवर्क क्या है, क्वेश्चन 3 ऑफ शट डाउन, क्वेश्चन 3 ऑफ 2 मैंने कराऊंगा। ओ सॉरी 2 कह रहा हूँ, 2 तो हो गया से आप 1 मैं कराऊंगा। 1 उसी की कॉपी है लेकिन लंबे चौड़ा सवाल है, कल 1 पे भी अच्छा खासा टाइम लगेगा। ओके, अल्लाह हाफिज। आज पढ़ाया कुछ नहीं वैसे।